नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस पूरी सीरीज़ में जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है उसकी संपूर्ण जानकारी को। और निश्चित तौर पर इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा अपने अनुभव के आधार पर कि कोई भी ऐसी क्वेरी या क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए जिसका जवाब आपको इस सीरीज़ में ना मिल जाए। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि W47 यानी विज्ञापन 47 के दौरान भी सार्थक क्लासेस के द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थियों की तैयारी मार्गदर्शन प्रदान किया गया था साक्षात्कार की तैयारी में। और बहुत सारे अभ्यर्थी आज की डेट में सिलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि इसी प्रकार से जो ADV50 के लिए अभ्यर्थी हैं उनको भी लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाए। जो भी हमारे पास थोड़ी सी जानकारी वो आपसे शेयर की जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को अवगत करा दूं कि यूपीएचएससी ADV50 इंटरव्यू प्रिपरेशन से संबंधित जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो तैयार हो चुका है। और अगर आप भी इस पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप भी अपनी तैयारी जो है सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों चूँकि हम बात करेंगे साक्षात्कार संबंधित, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीएचएससी में इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और आप में से सब लोग जानते हैं कि जो साक्षात्कार होता है वो 30 नंबर का होता है सभी विषयों के लिए यूपीएचएससी में। और लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है, इसमें आपको 13 मार्क्स से कम मिलेंगे नहीं और 27 मार्क्स से ज़्यादा आपको दिए नहीं जाएंगे। हालांकि दोनों कंडीशन में नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे, उनको रिटर्न में देना पड़ेगा कि जिस भी अभ्यर्थी को आपने 27 से अधिक मार्क्स दिए हैं तो क्यों दिए हैं, या 13 नंबर यानी 13 नंबर से कम नंबर दिए हैं तो क्यों दिए हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी इस तरह का जो है एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं चाहेगा, कोई भी रिटर्न में देना नहीं चाहेगा। तो एक मैं पूरी लिस्ट देख रहा था एक विषय की, और कोई भी एक ऐसा अभ्यर्थी नहीं था जिसको जो है 13 से कम मार्क्स मिले हों या 27 से ज़्यादा मार्क्स मिले हों। तो कुल मिला के अगर इस तरीके से हम देखें तो 14 नंबर का ये पूरा वेटेज हो जाता है 13 से 27 के बीच, यानी 14 नंबर की पूरी फाइट है इंटरव्यू में। और ये 14 नंबर किस तरह से रोल प्ले करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स है, अगर प्रश्न आपका डिलीट नहीं होता है तो 7 क्वेश्चन की हमें फाइट रहती है। ठीक है, 7 क्वेश्चन अगर आप पीछे हैं तो आगे वाले को पीछे कर सकते हैं और आगे वाला अभ्यर्थी पीछे आ सकता है। तो लेकिन अगर सब लोग अच्छा करते हैं तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा ये प्रयास है कि जो 27 मार्क्स हैं इनको स्कोर सही किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका इंटरव्यू ख़राब होता है, एक क्वेश्चन में एक नंबर भी आपको कम मिलता है, तो जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आप काफ़ी नीचे चले जाते हैं। खैर, इसमें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस होता है इसमें इंटरव्यू का। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है अभी तो टेंटेटिव आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा प्रश्नों पर, फिर फाइनल आंसर की जारी होंगी और उसी के साथ सभी विषयों का जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद कुछ विषयों के एक एक दो विषयों करके लिस्ट जारी की जाएगी इंटरव्यू शेड्यूल का, कि किस डेट में आपका इंटरव्यू है। जब भी आपका इंटरव्यू होगा आप वहाँ पे जाएंगे। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि एक दिन में ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट का इंटरव्यू यहाँ पे होता है, एक साथ एक से अधिक विषयों का इंटरव्यू वहाँ पे पैरेलल चलते हैं बोर्ड में, और हर एक विषय के लिए एक से अधिक बोर्ड भी वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप जैसे बिल्डिंग में एंट्री करते हैं आपको एक बैठा दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ओके हो जाता है तो उसके बाद जो भी एक निर्धारित शुल्क होता है, जैसे पिछली बार की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये था, कैश आपको सबमिट करना था। SC ST के लिए थोड़ा सा कम था। तो जो भी इस बार निर्धारित होगा इंटरव्यू शुल्क, साक्षात्कार शुल्क, वो आपको वहीं पर पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपको रिसीट मिल जाएगी। उसके बाद आपको उस रूम के सामने बैठा दिया जाएगा जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना प्रस्तावित है। जब भी आपका नंबर आने वाला होगा तो वो आपको बता देंगे कि भाई इस कैंडिडेट के बाद आपका नंबर है, तो आप अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल घबराइए नहीं। जनरली क्या होता है कि लोगों को जब पता चलता है कि आप मेरा नंबर है इंटरव्यू का तो लोग घबराने लगते हैं। तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए घबराएंगे तो उसका आपके इंटरव्यू पर ख़राब प्रभाव पड़ता है।
चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि जैसे आप रूम में पहुँचते हैं तो जो आपका बोर्ड होता है उसका क्या नेचर होता है, कितने मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 एक्सपर्ट होंगे और 1 आयोग का सदस्य होगा। जो आपका बोर्ड होगा, इंटरव्यू बोर्ड होगा, उसमें 3 एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और 1 आयोग का सदस्य होता है। और जो आयोग का सदस्य होता है वही इंटरव्यू बोर्ड का भी चेयरमैन होता है। जैसे आप इंटर करते हैं तो देखिए जो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो जानकारी है कि सबसे पहले जो है आयोग के सदस्य आपसे रूबरू होंगे, प्रश्न पूछना चालू करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक आयोग के सदस्य आपसे कोई बात कर रहे होंगे तब तक कोई अन्य एक्सपर्ट आपको बीच में टोकने वाला नहीं है। और जब आयोग के मेंबर जो है आपसे बात कर लेंगे तब फिर वो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि आप लोग भी अपने सब्जेक्ट जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हाँ, इस दौरान जब प्रश्न स्टार्ट होते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा आपसे प्रश्न किए जाते हैं, तो उस दौरान जो आयोग के सदस्य वो आपसे पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा हौस पौस कंडीशन नहीं होती कि जैसे आप गए एंट्री किया और आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया गया, प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई। तो ऐसा नहीं, आप जाएंगे, आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, आपसे आराम से बात स्टार्ट होगी, प्रश्न पूछना स्टार्ट होगा। जब लगेगा कि हाँ आप नॉर्मल हो गए तब फिर प्रश्नों की झड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा, अब एक और है कि अभी बहुत सारे लोगों ने जो है पीजीटी का इंटरव्यू दिया होगा और पीजीटी के इंटरव्यू में अच्छा करके और उसी तरीके से आप वही अनुभव लेकर अगर आप जा रहे हैं तो हम पीजीटी के इंटरव्यू से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तुलना नहीं कर सकते हैं। पीजीटी का इंटरव्यू तो आप लोग भी जानते हैं कि 2-4-5 मिनट चलता है और बिल्कुल सीधे फैक्चुअल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन यहाँ यूपीएचएससी में ऐसा नहीं, केवल आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाएंगे। किस प्रकार से मूल्यांकन होगा या हम पीजीटी की तुलना में या पीजीटी के अनुभव के आधार पर पीजीटी के जैसा इंटरव्यू होता है वो मान के हम वहाँ पर जाएंगे तो यूपीएचएससी में बेटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो यूपीएचएससी का इंटरव्यू होता है, सच में अगर हम कहना चाहें तो ये आपके ज्ञान का मूल्यांकन नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है यहाँ पर। क्योंकि बोर्ड मेंबर भी जानते हैं कि आप ऑलरेडी आप नेट क्वालिफाई हैं, आप जेआरएफ हैं, आप पीएचडी होल्डर होंगे और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आपके ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल है आपका, एक्सीलेंट लेवल है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन व्यक्तित्व का यहाँ पे परीक्षण ये जानने का प्रयास है कि आपने अभी तक जो सीखा है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर की क्वालिटी आपके अंदर कहाँ तक है, किस हद तक, क्योंकि आपके ऊपर एक समाज निर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, उसका निर्वहन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ पर जो भी आपको आता है उसका जवाब आपको सही देना है, जो नहीं आता उसके लिए आपको सॉरी बोलना है। और यहाँ पर सिलेक्शन जो होना है, आप ये मत मानिए कि आपने जितना ज़्यादा नॉलेज आपने वहाँ पे आपने बहुत सारा पढ़ रखा, आपने बहुत सारा बता दिया और आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया ना, ऐसा नहीं। आपसे पूछा गया, आपने जवाब दिया और जब आप जवाब देते हैं तो उसके बीच में क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, आप वहाँ पे जवाब देते हैं। आपने सारे प्रश्न जवाब अच्छे दिए और एक शब्द आपने कोई जवाब बचकाना सा दे दिया जो क्लिक कर गया प्रोफेसर के माइंड में, जो आपके सामने एक्सपर्ट बैठे हैं, आयोग के मेंबर बैठे हैं। आपको लगा कि नहीं ये वो चीज़ नहीं है आपके अंदर, आपके रट्टाफिकेशन है सारा कुछ, ठीक है। तो हो सकता है आपको 13 नंबर दे दीजिए। लेकिन इसके विपरीत आपको केवल एक जवाब जो दूसरों से बहुत हट के हो, जिसकी उम्मीद की हो बोर्ड मेंबर ने और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने, उससे भी एक्सीलेंट हो, तो आपका एक ही जवाब आपको जो 27 मार्क्स दिला सकता है। तो कुल मिला के आप कैसे अपने को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी शालीनता के साथ, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, क्या आपका व्यक्तित्व, इन सब का जो एक सारांश है कि आपको जो है अच्छे मार्क्स इसमें दिला सकता है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, एक और मैं बात आप लोगों से करना चाहूँगा, ये अक्सर मैंने देखा है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू दे के निकलता है तो लोग उससे अनुभव पूछते हैं, या आपके जानने वाले कोई अगर इंटरव्यू दे के आता है तो आप उससे अनुभव पूछा करते हैं कि सर कैसा था इंटरव्यू आपका, क्या वहाँ पर माहौल था। तो लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं और किसी एक के विचार को आप जो है संपूर्ण इंटरव्यू का सारांश नहीं समझ सकते। कैसे नहीं समझ सकते, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी हम सुन लेते हैं कि एक गांव में 4 अंधे रहते थे। एक बार गांव में हाथी आता है तो लोग कहते चलिए भाई हम लोग भी हाथी देखाते हैं। तो चारों अंधे जाते हैं हाथी देखने। तो किसी के जो है, किसी को कान पकड़ में आता है हाथी को, किसी को पूँछ मिलती है, किसी को पैर मिलता है। आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी। और बाद में लौट के आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये बताइए हाथी देखा, कहाँ देखा, कैसा होता है। तो जिसने कान पकड़ा था, कान को छू के देखा, तो उसने कहा हाथी तो जो है सूप जैसा होता है। जिसने पैर पकड़ा था उससे जब पूछा गया कि हाथी कैसा होता है तो उन्होंने कहा ना वो जो है सूप जैसा नहीं होता, वो तो खंबे जैसा होता है। तो तीसरा बोलता है कि ना
वो खंबे जैसा सूप जैसा नहीं होता, आप लोगों ने हाथी देखा ही नहीं, वो तो सांप जैसा होता है। तो जस्ट इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि किसी एक के विचार को या किसी एक के इंटरव्यू कैसा हो उसको जान लेने से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। रीज़न है कि हो सकता है किसी से एक एंगल में पूछा गया हो तो किसी से दूसरे एंगल में पूछा जा सकता है। तो हमें जो इंटरव्यू की तैयारी करके जानी है उन सारे एस्पेक्ट को तैयार करके जाना है जहाँ से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये इंटरव्यू बोर्ड मेंबर पे छोड़ देना है और अपनी किस्मत पे छोड़ देना है कि आपसे क्या पूछा जाता है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं ये फ्रेमिंग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने तैयार कर ली थी 2-3 दिन पहले, और थोड़ा सा समय की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं बिल्कुल आप लोग देखिए परिवार जैसे, तो आपसे कुछ छिपाना नहीं है। मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, और मेरे पास ही रहती, तो मुझे बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। और भाई भी चूँकि मेरी तैयारी कर रही हैं, वो भी एक एस्पिरेंट है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो साथ की तैयारी में देखिए हमने ये पीडीएफ भी बनाई थी आप लोगों के लिए। तो क्या करें और क्या ना करें, देखिए क्या करें में सकारात्मकता बनाए रहें, बिल्कुल निगेटिव ना रहे कि आपके किसी दोस्त का 1 मार्क्स अधिक है तो आप परेशान हो गए, अरे वो तो हमसे आगे, हमारा क्यों अच्छा नहीं हुआ। तो कोई मायने नहीं रखता, ये फैक्चुअल है। कभी कभी आपने मेहनत की, दूसरे ने मेहनत की, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं लोगों, तो उसमें अनुमान लगाते हैं, आपको अनुमान अच्छा नहीं लगा, दूसरे का अच्छा लग गया। तो इससे बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सकारात्मकता बनाए रखें कि आप यहाँ तक पहुँचे तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप एक परफेक्ट एस्पिरेंट हैं, एक ईमानदार मेहनती अभ्यर्थी हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक को बढ़ाने देने, जो नकारात्मकता है उसको बढ़ावा देने वाले विचारों कृत्यों से हमेशा दूर रहें। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपने देख लिया कि आपके दोस्त के 1-2 नंबर ज़्यादा हो गए, आप परेशान हो गए, ठीक है। तो कोई भी निगेटिव वाला विचार मन में न लाएं, बिल्कुल नॉर्मल रहें, और निम्न बिंदुओं को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। आपको अपने पर्सनल प्रोफाइल भी डिस्कस करना है, उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल का भी अध्ययन करना है, विषय पाठ्यक्रम की भी आपको तैयारी करना है, करंट इश्यूज़ को भी आपको तैयार करना, और प्रेजेंटेशन को भी आपको ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे 2 तरीके का हो गया कि एक तो प्रेजेंटेशन आपसे पढ़ाने के विषय में पूछा जा सकता है कि बोर्ड में आप खड़े हो जाए, पढ़ा दीजिए। पिछली बार को टॉपिक दिए गए थे, तो हो सकता है आपको टॉपिक दिया जाए, हो सकता है ना दिया जाए, लेकिन आपको तो तैयार होकर जाना है। पिछली बार बहुत सारे लोगों को पढ़ाने के लिए दिया गया था और बहुत सारे लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं बोला गया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आपको तैयार होकर जाना है। आपको बिल्कुल हाथी का केवल कान या पैर पकड़ के नहीं करना है, समझना है हाथी को, आपको हाथी को पूरा समझना है, जैसे कि अभी तक आपने अपने पूरे पाठ्यक्रम को और अपने विषय को आपने समझाया और उसमें पारंगतता हासिल की है, ठीक है। करंट इश्यूज़ पे आपको नज़र रखनी है, उसके बेसिक को आपको समझना है। न्यूज़ तो रोज़ आती है, आप देखते रहते हैं, लेकिन उसका बेसिक क्या है, इस पर आपको नज़र रखना है। पाठ्यक्रम को भी आपको तैयार करते रहना। अभी तक आपने पढ़ा था कि भाई हमें एग्ज़ाम निकालना, कहीं गाइड से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया, क्वेश्चन आया, टिक दिया, काम हो गया, अच्छा पेपर हो गया। लेकिन यहाँ पर वैसे काम नहीं चल रहे हैं। यहाँ तो आप प्रोफेसर के सामने जब आप पहुँचेंगे तो ऑलरेडी वो एक्सपर्ट है, आप जो कर रहे हैं ना वो सब करके उन लोगों ने छोड़ रखा, तो उनको मालूम है कि कहाँ पर कमी है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और एकेडमिक प्रोफाइल आपको जरूर अपनी डिस्कस कर लेनी है कि आपने कौन कौन सी डिग्री ली है, क्यों ली है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बीएड भी ले लिया, एमएड भी कर लिया, और उसके बाद जो है नेट किया, और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट में जाके एग्ज़ाम देके वहाँ पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन हो जाता है कि भाई ये बताइए, हमारे यहाँ तो नेट डिग्री ज़रूरत है, हम आपके बीएड का भी यहाँ पे क्या यूज है। तो हो सकते हैं, देखिए क्वेश्चन सबकी प्रोफाइल से अलग अलग होते हैं और सबके जवाब अलग अलग होते हैं, तो किसी एक के आधार पर दूसरे व्यक्ति की तैयारी नहीं हो सकती। और इसीलिए इंटरव्यू में पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और जो पिछली बार भी हमने सोचा था कि हम इंटरव्यू ग्रुप बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, वहाँ से आसानी होगा, एक जैसा होगा तो सबका हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने ये अनुभव किया कि लगभग जो भी 300-400 अभ्यर्थियों की मैंने तैयारी कराई होगी अभी तक इंटरव्यू की, तो एक एक कैंडिडेट से मुझे पर्सनल समय देना पड़ा है, और एक कैंडिडेट से पर्सनल डिस्कशन करना पड़ता, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। इसीलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि एक सब्जेक्ट में 10 लोगों से अधिक मैं तैयारी नहीं कराऊंगा। जो पहले 10 लोग आ जाएंगे उनको ही मैं रखूँगा, उनके साथ, चूँकि अलग अलग डेट पे इंटरव्यू होता है तो उनकी तैयारी मेरे द्वारा कराई जा सकती है ठीक ठाक से। तो इस बार में जो हम जो ग्रुप बना रहे हैं इंटरव्यू का, उसमें एक सब्जेक्ट के 10 लोग को ही हम तैयारी कराने का प्रयास करें, क्योंकि भीड़ की तैयारी नहीं कराई जा सकती। इसमें पर्सनल 1-to-1 तैयारी होती है। तो आपको पर्सनल प्रोफाइल भी अपना देखना है, एकेडमिक प्रोफाइल भी देखना। कभी कभी आपके बेसिक से हो जाते हैं, आप पर्सनल प्रोफाइल में जाके पूछ लिया जाता है आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, और बता दिया कि हमने डीएवी से किया, तो फिर हो सकता है वो डीएवी में चले जाए। आपने रिसर्च की है तो क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर है आपके। आपने रिसर्च नहीं की तो क्यों नहीं की। आप नेट हो तो आपका जीआरएफ क्यों नहीं हुआ, आपका जीआरएफ है तो आप जो है पीएचडी में क्यों इनरोल नहीं हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं इनको डिस्कस किया जा सकता, 1-to-1 हम डिस्कस करें। हालांकि देखिए पहला पार्ट है, और धीरे धीरे करके हम जो उसके आगे का पार्ट लाएंगे, तो उसमें जो एक बेसिक सी जानकारी जिसके आधार पे आप अपना तैयार कर सकें, वो मदद करने का प्रयास करूँगा कि पर्सनल प्रोफाइल में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या
जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना है, एकेडमिक प्रोफाइल को किस तरीके से आपको तैयार करना है, किन किन प्रश्नों को आपको देखना है, और विषय पाठ्यक्रम की तैयारी आपको किस तरीके से करनी, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, करंट इश्यूज़ पर आप किस तरीके से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, और आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। हालांकि मैं आपको देखिए बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं ये कहीं पर भी कोई किताबी नॉलेज नहीं, सारा कुछ हमारे अनुभव पर आधारित है, कहीं पर किसी यूट्यूब से कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है या बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी कोई कॉपी पेस्ट नहीं, सारा कुछ अनुभव आधारित ही है मेरे पास। मैं देखिए छोटा सा इंसानों में और प्रैक्टिकल पे मैं विश्वास रखता हूँ, तो आप लोग जो मुझसे शेयर करते हैं उसी आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ, और आई होप कि आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आगे भी मैं आप लोगों से सीखता रहूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।